Hello students, this is me Shilpi Agarwal and today I have come up with the explanation of the chapter The Portrait of a Lady of class 11 of Hornbill. The chapter has been written by Khushwant Singh and in this chapter he portrays his grandmother. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. Now पोर्ट्रेट का क्या मीनिंग होता है? वर्ड पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है चित्र. अब द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब एक लेडी का चित्र. यहाँ पर किस लेडी की बात कर रहे हैं? खुशवंत सिंह अपनी दादी की बात कर रहे हैं और उनकी दादी ने उनको हर एक वो क्वालिटी दिखाई देती है जिसको वो समझते हैं कि वो हर एक औरत में वो क्वालिटीज़ जो हैं होनी चाहिए. In this chapter, Khushwant Singh has explained about the qualities in his grandmother and the bond between them. Now, I'll explain you the meaning of the chapter here. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, जैसे सबकी दादियाँ होती हैं, वैसे ही एक बूढ़ी लेडी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. जैसे 20 सालों से मैंने उनको देखा था वो वैसे ही बुढ़िया थी और वैसे ही उनके बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोगों का कहना था कि एक समय पर वो बहुत जवान थी और वो बहुत सुंदर थी और उनके इवन मीन्स उनके पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन लेकिन मेरे लिए तो ये यकीन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने तो उनको 20 years से ऐसे ही बुढ़ा देखा है. तो ये सारी बातें कि वो बहुत सुंदर थी, कभी जवान रही थी, उनके हस्बैंड भी थे, ये तो मुझे डाइजेस्ट करना ही बहुत मुश्किल था. मतलब इस बात पे तो मुझे यकीन ही नहीं होता था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंडल पीस इन द ड्राइंग रूम. और जबकि मेरे ग्रैंडफादर का भी चित्र जो है, मेरे दादाजी का चित्र जो है वो भी मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में वहाँ पर टंगा हुआ था. अब मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस रूम को गर्म करने के लिए रूम के अंदर एक फायर प्लेस बनाई जाती है. ठीक है, उसके ऊपर एक चिमनी भी होती है जो धुएं को बाहर फेंकने के लिए होती है. तो वो मेंटल पीस की स्लैब के ऊपर वहाँ पर एक माई ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र भी वहाँ पर टंगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने भी एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी उस चित्र में जो मैं देखता था उनको. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढीले जो है वो कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बेड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और जो उनकी दाढ़ी थी वो बिल्कुल वाइट और इतनी लंबी थी कि उसने उनका काफ़ी सारा सीने का पोर्शन जो है वो ढक रखा था. एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और वो भी बहुत बुढ़े दिखाई देते थे उस फोटो में, कम से कम 100 साल बुजुर्ग. He did not look the sort of person who would have a wife or children. ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी भी कभी एक पत्नी रही होगी, उनके भी कभी बच्चे रहे होंगे, क्योंकि वो इतने बुढ़े दिखाई देते थे. ये भी इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो कभी जवान रहे होंगे, उनकी भी कभी शादी हुई होगी, उनकी भी कभी वाइफ होगी या बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. बस ऐसा लगता था कि वो तो ऐसे इतने बुढ़े थे कि बस उनके तो पोते ही पोते या पोतियाँ ही पोतियाँ रही होंगी, ना कि उनके कभी अपने भी बच्चे रहे होंगे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. और मुझे तो ये जो विचार था, मैं तो ये विचार ही नहीं कर पाता था कि मेरी दादी भी जो है वो कभी जवान रही होंगी या कभी सुंदर भी रही होंगी. तो दिस थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मीनिंग है कि ये विचार भी मेरे लिए सोच पाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. मतलब बिल्कुल ऑफ द वे था, मतलब मैं ये सोच ही नहीं पाऊँगा कभी भी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें बताती थी कि जब वो छोटी थी तो वो कौन कौन से गेम्स खेलती थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. अरे ये गेम खेलती होंगी इतनी बुढ़िया होकर.
अब ये सोच पाना भी, इट वॉज क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। तो मुझे ये भी सोचकर बहुत बेतुका लगता था, बहुत बेतुकी सी बात लगती थी, मतलब कोई लॉजिकल बात नहीं लगती थी, एंड डिग्निफाइड, और बड़ी शर्मनाक बात लगती थी कि ये क्या, ये कहाँ पर, ये कैसे खेलती होंगी इतनी बुढ़ी होकर। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और जबकि वो हमें बताती थी कि हम खेला करते थे, हम ये गेम खेलते थे, हम वो गेम खेलते थे, लेकिन हम उनकी इस बात को कैसे ट्रीट कर लेते थे, उनकी इस बात को कैसे मान लेते थे जैसे कि कोई जो है वो कहानियाँ सुना रहा है हमको ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मीन्स जो गॉड्स के मैसेंजर्स होते हैं, मतलब जैसे आप एक तरीके से ये लगा लीजिए जैसे परी कथा कोई हमें बता रहा हो, ठीक है। ऐसी कहानियाँ जो कि सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये शायद सच नहीं रही होंगी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हमेशा से जैसे ही मैंने उनको देखा है वो छोटी थी और मोटी थी थोड़ी, एंड स्लाइटली बेंट, और झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और जो उनका फेस था, उनके मुंह पर इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, तो वो ऐसा लगता था कि जैसे क्रिस क्रॉस बन रहा हो, मतलब वो झुर्रियाँ एक दूसरे को काट रही हों। और फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब जैसे लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, और हर मतलब पूरे फेस पर ही थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर में पूरा फेस उनका वो जो है उन झुर्रियों से ढका हुआ था। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कोई हमें बोलता भी था कि वो नहीं जवान थी, वो कभी छोटी भी थी, वो कभी यंग थी, प्रिटी थी, लेकिन नहीं, वी वर सर्टन, हम लोगों को तो इस बात का बिल्कुल बिलीव था, इस बात का बिल्कुल भरोसा था कि वो हमेशा से ऐसे ही रही होंगी जैसा कि आज हम उन्हें देखते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब इससे बुढ़ा कोई हो ही नहीं सकता, इतनी बुढ़िया। सो टेरिबली ओल्ड एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और ना वो उससे ज़्यादा बढ़ रही थी, ना उससे पहले कभी छोटी थी, तो 20 साल से मैंने उन्हें वैसे का वैसे ही देखा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। मुझे पता था कि वो कभी भी खूबसूरत नहीं लगी होंगी, ऐसा लगता था उनको देखकर, लेकिन हमेशा से वो मेरे लिए बहुत सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलती थी पूरे घर में। जब वो चलती थी थोड़ा उनके कदम में थोड़ा जो है वो एक पैर उठाकर चलने वाला जो सीन है वो होता था। और इन स्पॉटलेस वाइट मीन्स जो बिना इतने वाइट कपड़े पहने रखती थी जिनमें एक भी दाग धब्बा नहीं होता था। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ जो है हमेशा उनकी कमर पर रखा रहता था। क्यों रखा रहता था? क्योंकि उनके बैक में कूबड़ था, टू बैलेंस हर स्टूप, ठीक है। तो कूबड़ को बैलेंस करने के लिए वो जो है एक हाथ उनका हमेशा एक साइड में कमर पर रखा रहता था, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से हमेशा, व्हाट डू वी मीन बाय रोजरी? रोजरी मीन्स जो मंत्र जपने की जो है माला होती है, ठीक है, सभी धर्मों में होती है वो माला, उसको बोलते हैं रोजरी, ठीक है। बीड्स, बीड्स मीन्स उसके मन के मोती, तो वो कुछ ना कुछ अपने टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी मीन हमेशा वो कुछ ना कुछ मुंह में बुदबुदाती रहती थी, और उन मन को जो है वो कुछ ना कुछ उनको क्या बोलते हैं, उनको जपना, ठीक है, माला जपना। तो माला जपती रहती थी और कुछ ना कुछ उसमें बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। और जो उनके लॉक्स मीन्स यहाँ पर बाल, ठीक है, बालों की लटें, तो उनके बाल जो थे वो भी वाइट कलर के थे, बिल्कुल सिल्वर, बिल्कुल चमकदार वाइट, और स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, वो इधर उधर फैले रहते थे। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे रहते थे, अनटाइडली, अनटाइडली मीन्स ढंग से जैसे गाढ़े नहीं हुए होते बाल, ठीक है। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल जैसे जब ब्लड की कमी हो जाती है बड़े एज में तो फेस थोड़ा पेल येलोइश लगता है, थोड़े पीलेपन का लगता है। पकड़ फेस मीन्स थोड़ा पिच का हुआ फेस, ठीक है। जब रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, जब मसल्स लूज हो जाती हैं, ठीक है, तो फेस भी थोड़ा सा कैसा हो जाता है, पकड़, थोड़ा पिलपिला सा फेस हो जाता है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और हमेशा उनके जो होठ थे वो हमेशा मूव करते रहते थे, हमेशा हिलते रहते थे, ठीक है। क्या बोलती रहती थी वो?
इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन जो सुनाई ना दे। पूजा, ऐसी पूजा करती रहती थी जो कि वो मन मन में ही बोलती रहती थी, सिर्फ उनके लिप्स हिलते थे लेकिन वो किसी को सुनाई नहीं देती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कि कोई विंटर्स का लैंडस्केप है माउंटेन्स में, पहाड़ों में कोई विंटर्स के टाइम जैसा हमें सीन दिखाई देता है, जैसे हमें सीनरी दिखाई देती है पहाड़ों में। अगर आप किसी पहाड़ी स्थान पर जाएं और वहाँ पर आपको जो जाड़ों में सीन दिखाई देता है पहाड़ों के ऊपर, तो वो बिल्कुल वैसी लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। It refers to the calm, peaceful and serene character and conduct of author's grandmother. ठीक है, तो ऑथर हैज़ यूज हिज सिमली, यहाँ पे उन्होंने एक सिमली का यूज़ किया है और उन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ डिस्क्राइब करी है, डिस्क्राइब द ऑल वाइटनेस एसोसिएटेड विद द ग्रैंड मदर, क्योंकि बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती थी, वाइट उनके बाल थे, तो ऑल वाइटनेस। शी ऑलवेज वोर वाइट ड्रेस, हर सिल्वर हेयर क्वाइट मैच विथ हर वाइट अटायर, उनके बाल भी उनकी ड्रेस से मैच करते थे। ठीक है, और शी वॉज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, वो बहुत धार्मिक विचारों वाली थी और उनके विचार उनके बर्ताव में झलकते थे। कैसी थी, बिल्कुल निश्चल, बिना किसी छल कपट के, जैसे कि पहाड़ों में विंटर्स में मतलब जाड़ों में सब कुछ बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल निर्मल लगता है, मतलब कोई मैल नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही बहुत सुंदर और बिना मैल के। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट का क्या मीनिंग है, जैसे ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मीन्स बिल्कुल शांत और बिल्कुल ही संतोषी महिला थी वो, और वो ऐसे ही पूरे दिन घर में इधर उधर घूमती रहती थी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे पेरेंट्स मुझे उनके साथ तब छोड़कर चले गए थे जब वो शहर में सेटल होने के लिए गए थे। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मैं और मेरी दादी हमेशा साथ में रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। पहला काम जो वो करती थी कि मुझे वो सुबह रोज़ उठाती थी और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस मी। उसके बाद वो क्या करती थी, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और जो मुझे वाइल शी बेथ एंड ड्रेस मी, जब वो मुझे नहलाती थी कपड़े पहनाती थी तब वो एक अपनी सुबह की जो प्रेयर होती है, पूजा होती है, वो उसको मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मैनर में बोलती रहती थी। व्हाट डू वी मीन बाय मोनोटोनस? मोनोटोनस मीन्स जो एक ही स्वर में होता है, मतलब थोड़ा नीरस सा भी होता है, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन एक ही तरीके के स्वर में वो सिंग सॉन्ग मैनर में, मतलब बिल्कुल बिना किसी लय के, बिना किसी ताल के, जैसे कि हम कोई ऐसे कुछ पढ़ रहे हों, बिना किसी उसमें मतलब कोई ना कोई आलाप, ना कोई लय, ना कोई ताल, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और जब वो मुझे नहलाती थी, जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी तो वो बोलती रहती थी। और क्यों बोलती थी उसके पीछे भी उनका उद्देश्य था दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मुझे भी पूजा जो है, प्रेयर जो है वो लर्न हो जाएगी। जब मैं उसको सुनूंगा, रोज़ रोज़ वो मेरे सामने बोलेंगी, मैं उसको सुनूंगा तो वो मुझे भी कंठस्थ हो जाएंगी, वो मुझे भी बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता भी था उस प्रेयर को क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं उसको लर्न करूं। कभी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे उस पूजा को याद भी करना है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच ही हैड ऑलरेडी वॉश एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। पहले जो स्लेट्स यूज़ करते थे, पहले बच्चे ये लिखने के लिए स्लेट यूज़ करते थे और उन स्लेट्स को क्या किया जाता था, रोज़ धोया जाता था और उसके ऊपर येलो चॉक को पोता जाता था। ठीक है, पीली मिट्टी को जो है उसके ऊपर पोत कर उसके ऊपर लिखने के लिए उसको तैयार किया जाता था। उसके बाद वो एक टाइनी अर्दनिंग पॉट, एक मिट्टी के ही बर्तन चलते थे पहले तो मिट्टी की एक पॉट होती थी जिसमें इंक भरी हुई होती थी छोटी सी, एंड रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन लेकर आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडेड टू मी, और सबको वो एक बंडल में टाई कर देती थी, सबको बांध देती एक बंडल में और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती
और उसके बाद हमारा जो नाश्ता होता था वो कैसा होता था, मोटी और बासी रोटी का विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर वो क्या लगाती थी, मक्खन और चीनी उसके ऊपर वो चपाती के ऊपर लगा देती थी, और वो मेरा ब्रेकफास्ट होता था और वो मुझे खाने के लिए देती थी। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे, वो भी जाती थी मेरे साथ। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज़ विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जब वो स्कूल मुझे जाती थी लेकर तो अपने साथ वो बहुत सारी वैसी ही बासी रोटी लेकर जाती थी। किसके लिए, जो गांव के डॉग्स थे, जो गांव के कुत्ते थे उनको खिलाने के लिए वो बहुत सारी रोटी भी अपने साथ लेकर जाती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ जो है वो हमेशा मेरे साथ जो स्कूल जाती थी विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल में ही एक टेम्पल भी अटैच था, एक मंदिर भी था वहाँ पर। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ पर हमारे गुरुजी थे वो हमको अल्फ़ाबेट सिखाते थे और हमें मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, सुबह की जो पूजा होती है, जो पूजा पाठ होता है वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, बच्चे जो है वो दोनों साइड वरांडा के, ऑन आइदर साइड मीन्स दोनों मतलब बीच की जगह छोड़कर, तो आधे बच्चे उधर बैठते थे वरांडा में, आधे बच्चे इधर बैठते थे, रोज़ में बैठते थे वो लाइन बनाकर, और सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। तो वो जब अल्फ़ाबेट सिखाते थे, जब अल्फ़ाबेट्स बोलने सिखाते थे तो वो उनको सिंगिंग वे में बोलते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, और फिर जब वो प्रेयर सिखाते थे तो सब इकट्ठे होकर वो उस प्रेयर को रिपीट करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी थी वो भी वहाँ पर बैठी रहती थी अंदर मंदिर के, और रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पर वो होली बुक्स पढ़ते थे। स्क्रिप्चर्स मीन्स जो हमारे ग्रंथ होते हैं। When we had both finished, we would walk back together, और जब पूरा लेसन ख़त्म हो जाता था तो हम लोग जो है वो दोनों वापस इकट्ठे जो है घर की तरफ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब जो है जो गांव के कुत्ते थे, जो गांव के डॉग्स थे, वो हमें टेम्पल डोर पर, मतलब वहीं पर जो मंदिर और स्कूल दोनों अटैच थे वहीं पर उसके बाहर के दरवाजे पर वो हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज़ विथ यू टू देम। और जैसे मैंने पहले बोला था कि जो दादी थी वो हमेशा बासी जो है वो चपाती लेकर आती थी उनके लिए, उनको डालने के लिए, तो वो उस चपाती को खाने के लिए आपस में गुर्राते रहते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे विथ ईच अदर, है ना। डॉग्स जो है आपस में लड़ते रहते थे फॉर द चपातीज थ्रू टू देम, जो जब हम उन्हें वो चपातीस खाने के लिए डालते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आराम से शहर में जाकर सेटल हो गए थे, तो जब वो वहाँ सेटल हो गए तो उन्होंने हमारे को भी बुलवा लिया। दैट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। ये जो है वो हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी मीन्स मेरी और मेरी दादी की फ्रेंडशिप, मतलब हम बिल्कुल दोस्त की तरह थे। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब एक मोड़ आ गया, एक चेंज आ गया हमारी फ्रेंडशिप में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। क्या क्या बदलाव आए? पहला बदलाव तो ये था कि ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हमें रूम एक ही दिया गया था दोनों को रहने के लिए, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ जैसे पहले वो स्कूल जाती थी, अब वो उस तरीके से मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था एक बस में बैठकर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। और क्या चेंज था कि वहाँ पर कोई डॉग्स नहीं थे गली में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज़ इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो जो हमारा वहाँ शहर का जो घर था वहाँ का के आंगन में जो स्पैरोज़ आती थी, जो गौरैया आती थी, जो छोटी चिड़िया आती थी, तो डॉग्स की जगह मेरी दादी माँ ने उनको खाना जो है वो खिलाना, उनको फीड कराना शुरू कर दिया था। एज़ द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर।
जैसे जैसे साल गुजरते गए हम एक दूसरे को बहुत कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। जब हम शहर में नए नए आए थे तो थोड़े समय के लिए तो वो मुझे उठाती भी थी, थोड़े समय तक तो वो मुझे जैसे गांव में उठाती थी ऐसे उठाती थी, मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी और वो मुझसे क्वेश्चन मतलब पूछती भी थी कि आज तुम्हारी टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया है। जब मैं वापस आ जाता था स्कूल से, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और मैं उन्हें जो है वो बताता था कि हमने क्या सीखा क्लास में। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो वहाँ इंग्लिश के वर्ड सिखाए जाते थे और थोड़ी थोड़ी बातें मैं उन्हें बताता था कि कैसे हमें वेस्टर्न वहाँ पर साइंस विज्ञान की बातें बताई जाती हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब साइंस में होते हैं। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार जो है वो गोल है। और इसी तरीके की बातें मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन वो इन बातों से खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। पहले जैसे वो मुझे पढ़ा दिया करती थी थोड़ा सा, लेकिन अब वो मुझे बिल्कुल भी पढ़ा भी नहीं पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी जो कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब भी थी, बहुत दुखी भी थी कि शहरों के स्कूल में भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी जो बुक्स हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने घर आकर उनको बताया कि हमको म्यूज़िक के लेसन्स भी दिए जाते हैं स्कूल में, मतलब हमें गीत संगीत भी सिखाया जाता है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, और इस बात से तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी जैसी हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए गीत संगीत जो है वो किन लोगों का काम था, मतलब लो एसोसिएशंस की, थोड़े नीचे लोग जो होते हैं वो इस गीत और संगीत से जुड़े रहते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। उनके विचार में, मतलब उनके अनुसार वो किन लोगों की मोनोपोली थी, मतलब वो किन लोगों के लिए बना था गीत संगीत जो है वो सिर्फ हार्लेट्स मीन्स जो वैश्याएँ होती हैं, एंड बैगर्स, और जो भीख मांगते हैं, जो बैगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वो गाना बजाना करके लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और भले लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, जैसे वो लोग थे उनके लिए ये चीज़ नहीं बनी थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। जब मैंने उन्हें बताया कि हमें गीत संगीत के लेसन्स दिए जाते हैं तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका चुप रहना भी मुझे पता था वो किस तरीके से था कि वो इस बात से एग्री नहीं है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया। आई वॉज़ गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मुझे मेरा एक अलग से एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब हमारे बीच में जो कॉमन लिंक था, ना हम एक साथ आते थे स्कूल, ना जाते थे, ना अब ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, मैं उनसे कुछ शेयर भी नहीं कर पाता था। तो एक ही कॉमन लिंक था हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी दोस्ती का एक कॉमन लिंक था कि हमारा रूम जो था वो एक था, और वो भी अब हमसे छिन गया। वो स्नैप्ड मीन्स इट वॉज ऑल्सो टेकन अवे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्ल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। हालांकि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। रेजिग्नेशन मीन्स एक तरीके से उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन देन ऑल्सो शी एक्सेप्टेड, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। हर सेक्ल्यूशन मीन्स अपना अकेले होना, अपना अलग होना, मेरे से अलग होना, विथ रेजिग्नेशन। हालांकि ये वाली बात उन्हें ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया। फॉर रेयरली लेफ्ट हर, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील जैसे चरखा जो होता है वो चलाते हैं, है ना, कपड़ा बुनने के लिए, जैसे सूत काटने के लिए पहले ज़माने में ये सब चलता था। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो कभी भी अपनी स्पिनिंग व्हील को छोड़ती नहीं थी, हमेशा चरखा चलाती रहती थी, किसी से बात भी कम ही करती थी। फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स।
और सूरज उगने से मीन्स बिल्कुल सुबह से शाम तक, सनसेट मीन्स शाम तक, जब तक सूरज डूबता था वो वही अपनी स्पिनिंग व्हील में ही लगी रहती थी, चरखा चलाती रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रेयर्स जो है अपनी पूजा पाठ बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज़। और वो चरखा कब थोड़ी देर के लिए कब बंद करती थी, कब रोकती थी, कब रिलैक्स होती थी, वो थोड़े समय के लिए दोपहर में, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, जब वो स्पैरोज़ को फीड कराती थी, बर्ड्स को। वाइल शी सैट इन द वरांडा बेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। वरांडे में बैठकर जब वो जो ब्रेड होती थी, या आप रोटी बोल लीजिए, रोटी को भी ब्रेड ही बोला जाता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। और वो जो है बहुत सारी बर्ड्स उनके इधर उधर इकट्ठी हो जाती थी, और वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, वास्तविक जो बेडलम था, बेडलम मीन्स हंगामा, तो एक हंगामा क्रिएट करके रखती थी। वास्तव में ऐसे ही लगता था जैसे कोई हंगामा हो रहा है। ऑफ चिरपिंग्स माने कई सौ बर्ड्स जब इकट्ठी होकर चहचहाती थी, तो वास्तव में ऐसा ही लगता था जैसे कहीं पर बहुत नॉइज़ हो रही हो, बहुत केओस हो रहा हो, बहुत हंगामा हो रखा हो। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ जो है वो आकर उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ जो है उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ जो है वो उनके इवन सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट दैम अवे। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। शूट दैम अवे मीन्स कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहती थी। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। वो उनके लिए पूरे दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब मैंने डिसाइड करा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे विदेश जाना है स्टडीज़ के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। और मुझे ये भी पता था कि मेरी दादी जो हैं वो इस बात को सुनकर अपसेट हो जाएंगी, मतलब वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो परेशान हो जाएंगी इस बात को सुनकर। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। क्या था कि मतलब अब मैं 5 साल के लिए बाहर रहूँगा, और वो इस एज पर थी कि कोई ये नहीं बता सकता कि वो अभी कितने साल तक जीवित रहेंगी। मतलब जब मैं वापस आऊँगा 5 साल बाद, तो क्या मुझे मेरी दादी मिलेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर तो सर्टन थी, श्योर थी कि नहीं, मैं अभी 5 साल मतलब तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। इसी वजह से वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई कि बच्चा जा रहा है, या फिर मतलब वो अपनी सेंटिमेंट्स शो करें कि पता नहीं मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो जो है वो मेरे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं बोली, ना उन्होंने कोई अपना इमोशन शो करा, मतलब कि ना वो रोई, ना ज़्यादा उन्होंने ऐसे ये शो करा कि तुम जा रहे हो या कुछ है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। बस 2 चीज़ कर रही थी वो, कि उनके जो लिप्स थे वो भी इनऑडिबल प्रेयर में मूव कर रहे थे जैसे ऑलवेज पहले से ही करते थे, एंड हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग भी जो है वो प्रेयर में ही ऑक्यूपाइड था, जैसे वो प्रे कर रही हो भगवान से। और हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। और जो उनके उंगलियां थीं वो भी जो है वो माला ही जप रही थी, जो उनके हाथ में हमेशा से रहती थी और जैसे वो हमेशा से करती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। मैं जब जाने को हुआ तो धीरे से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं जब वहाँ से चला, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, मुझे अनुभूति हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि जो उनके लिप्स का थोड़ा सा जैसे मॉइस्चर जो मेरे माथे पर आ गया था, ठीक है, थोड़ा गीला गीला उनके लिप से मेरे को किस करने से मेरे माथे पे जो थोड़ा गीलापन आ गया था, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। मुझे लग रहा था कि शायद यही हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं
अभी मुझे 5 years बाहर लगेंगे तो आई विल बी एबल टू सी माई मदर और ग्रैंड मदर और नॉट, बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, और जब मैं 5 साल बाद, जब मैं सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। जब मैं 5 साल बाद जब मैं वापस आया, आई वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। जैसे वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई थी, ऐसे ही वो मुझे 5 साल बाद स्टेशन पर लेने भी आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वैसे ही लग रही थी जैसे वो 20 साल से लगती थी, पहले लगती थी, अब भी वो वैसे ही लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई वर्ड्स नहीं, कुछ नहीं, और उन्होंने मुझे गले से लगाया, क्लैप्स मी, उन्होंने मुझे हक करा इन हर आर्म्स, है ना। और आई वुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उनकी वही इनऑडिबल प्रेयर जो है वो उन्हें बुदबुदाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. Even on the first day of my arrival, मैं 5 साल बाद आया था, फिर भी उनका जो वही रूटीन था और उनका जो हैप्पीएस्ट आधा घंटा था वो उनका वही था कि चिड़ियों को फीड कराना, एंड विथ फ्रीवलस रिब्यूक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे, मतलब रिब्यूक्स मीन्स जैसे किसी को थोड़ी थोड़ी फटकार लगानी, मीन्स हल्की फुल्की, ऐसे जैसे चिड़ियों को कुछ ना कुछ बोलते हुए, मतलब थोड़ा डांटना टाइप, ठीक है। तो इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को अचानक उनमें एक बदलाव देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने पूजा नहीं करी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो जो है लेडीज़ को इकट्ठा कर लिया उन्होंने पास पड़ोस की, और एक ड्रम मीन्स यहाँ पे ढोलक से मीनिंग है ना, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसे बजा बजा कर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। तो उन्होंने जो है लेबरहुड की वेमेन को इकट्ठा करा, एक ड्रम ले लिया और उससे बजाकर वो गाने लगी। अब थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम मीन्स बहुत घंटों तक उन्होंने, सैगिंग स्किन मीन्स जो वो डाइलैपिडेटेड ड्रम था, मीन्स वो जर्जर हालत में थी। वो जो ढोलक थी, वो जो ड्रम था, वो बहुत ऐसे टूटी फूटी हालत में था, और उसकी जो स्किन्स थी जहाँ पर हम जहाँ से बजाते हैं ढोलक को, वो भी बहुत ज़्यादा वैसे कंडीशन, उसकी भी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी। लटकी जैसे स्किन हो रही थी, मतलब बहुत कड़क नहीं हो रही थी, जैसे सोई सोई सी स्किन हो रही थी, जैसे कि आवाज़ भी अच्छी नहीं निकलती। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कौन से गाने गा रही थी वो, कि जब पुराने ज़माने में लड़ाई के समय में सैनिक जो हैं वो अपना सकुशल जिंदा वापस आ जाते थे घर में, तो उनके आगमन पर जो है वो गाने गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे। उसी तरीके के कुछ गाने वो भी गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हम सब लोगों ने उन्हें फोर्स करा, परसुएड करा मीन्स उन पर प्रेशर डाला, उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे मनुहार करी कि नहीं आप ये मत गाइए, नहीं तो आपको ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, आप थक जाएंगी ना, कि आप ये ढोलक बजानी गाना बंद कर दीजिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और उस दिन पता नहीं क्यों पहले बार मैंने उनको देखा था कि जब वो प्रेयर में इन्वॉल्व नहीं थी और बल्कि इस दूसरे काम में इन्वॉल्व थी। दैट शी डिड नॉट प्रे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। वही हुआ जिसका हमें डर था, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वैसे तो हल्का फुल्का बुखार था, और डॉक्टर ने हमसे कहा कि वो बुखार जो है वो सबसाइड हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को कुछ अलग लग रहा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बता दिया कि अब मेरा जो है वो अंत समय जो है वो नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ये उन्होंने हमें थोड़े देर पहले ही, फ्यू आवर्स मीन्स कुछ घंटे पहले ही बताया था, जबकि जो कि मतलब अपनी मौत से कुछ घंटे पहले, अपने मरने से कुछ घंटे पहले ये उन्होंने हमें बताया था। और कुछ घंटे पहले जब उन्होंने अपनी प्रेयर भी जो है वो बंद कर दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो जो है कुछ भी टाइम जो है वो हम लोगों से बातें करते हुए वेस्ट नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। हम लोगों ने उनकी बात को कि नहीं मेरा अंत समय निकट आ गया, ये वो, हमने बहुत ज़्यादा उस बात को
उस बात का खंडन किया, उस बात को उन्हें समझाने की कोशिश करी, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी सारी बातों को जो है वो अनसुना कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो चुपचाप अपने बेड में बहुत ज़्यादा शांति से लेट गई, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो वैसे ही पूजा करती रहीं जैसे वो करती थी, टेलिंग हर बीट्स। एक हाथ में वही उनके मनकों की माला थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ सस्पेक्ट कर पाते, कुछ अनुमान लगा पाते, उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होंठ हैं वो बुदबुदाना बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी बेजान हो गई उंगलियों में से उनकी वो माला जो है वो गिर पड़ी। कहने का मतलब ये था कि वो अब नहीं रही थी, शी वॉज डेड। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और एक बहुत शांत, मतलब उनके चेहरे पे एक शांति जैसी छा गई, येलोइश जैसे उनका चेहरा जो था उस पर एक बहुत शांति जैसा, मतलब दिख रहा था कि बहुत शांत जैसा चेहरा हो गया उनका, और हमें पता चल गया कि शी इज़ नो मोर, शी वॉज डेड, अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और हमने उन्हें उठाया बेड से, और जैसे कि कस्टमरी है, मतलब कि जैसे कि रिवाज है, हमने उन्हें ग्राउंड पर लिटा दिया, और उन्हें हमने एक रेड कलर के श्राउड से, मतलब कि एक कपड़े से रेड कलर के एक कफन से उनको हमने ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। थोड़ी देर तो मॉर्निंग में जैसे सब लोग रोते हैं जब कोई मर जाता है, तो सब लोग दुख व्यक्त करते हैं, ठीक है, थोड़े आवर्स तो वहाँ पर बैठे रहे, सब लोग मौन करते रहे उनकी डेथ। लेकिन उसके बाद हम लोग वहाँ से उठे, क्योंकि हमें अरेंजमेंट्स करने थे उनके फ्यूनरल के, उनके लास्ट राइट्स के हमें फ्यूनरल करने थे, फ्यूनरल के हमें इंतज़ाम करने थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। उसके बाद जैसे क्रूड स्ट्रेचर मीन्स जिसे अर्थी बोलते हैं, और हम लोग इवनिंग में शाम तक सब इंतज़ाम करा, फिर हम उनके रूम में गए वो क्रूड स्ट्रेचर अर्थी लेकर, और क्योंकि उसी पर लिटाकर उनको वहाँ क्रीमेशन के लिए ले जाना था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लेट हर रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तब तक सूरज छुपने का टाइम हो गया था, सूरज ढलने का टाइम हो गया था, और उनके रूम में और बरामदे में पूरी वो जो है ढलते हुए सूरज की जो है वो रोशनी आ रही थी, बिल्कुल गोल्डन लाइट थी वो। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड, हम आंगन में आधे ही रास्ते रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन फ्रंट and in all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हमें रुक जाना पड़ा आधे ही रास्ते, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पूरे बरामदे में और पूरे उनके रूम में, राइट अप टू वेयर, जहाँ तक वो लेटी हुई थी, जहाँ तक वो रेड शाउट से कवर्ड हुई डेड अवस्था में, मरी हुई अवस्था में जहाँ तक वो लेटी हुई थी, इन द रेड शाउट थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों की तादाद में, हज़ारों के नंबर में स्पैरोज जो हैं वहाँ पर ज़मीन में उनके पास जो है बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, जैसे वो पहले चिरप करती थी, बेडलम्स ऑफ चिरपिंग, मतलब बहुत अलग अलग आवाज़ें निकाल के जैसे वो इतनी नॉइज़ मचाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, और मेरी माँ को लगा कि शायद वो खाना खाने के लिए आई हैं, जैसे मेरी ग्रैंड मदर उन्हें फीड कराती थी, तो वो थोड़ी ब्रेड ले आई उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, जैसे मेरी दादी करती थी, टुकड़ों में तोड़कर उन्हें रोटियों को और वो डालती थी उन्हें स्पैरोज़ के खाने के लिए, ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी करा। द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड की तरफ। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हमने अपनी दादी के डेड बॉडी को, कॉप्स मीन्स जो डेड बॉडी थी उसको उठाया, अर्थी पर लिटाकर उसको उठाया क्रीमेशन के लिए जाने के लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप वो उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन जब वो स्वीपर आया तो उसने वो सारे रोटी के टुकड़े इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल दिए।